Hey all, this is Anjali and आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से हम जावा के थ्योरी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. So I've listed a few important type of questions which can come in your exam, which can come in your board exam. इसी जैसे इससे मिलते जुलते इस तरह के questions आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं. So हम उसमें से कुछ questions अभी सॉल्व करेंगे. There are set of 20 questions in this. बट इट डजेंट मीन कि ऑब्वियसली ये 20 क्वेश्चंस ही हैं जिसमें से कुछ आएगा, ऐसा नहीं है. बट इसके जैसे क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में आते हैं, राइट? सो लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाइल वर्किंग इन नेटबीन्स रजमीता इंक्लूडेड अ लिस्ट बॉक्स इन द फॉर्म. नाउ शी वांट्स her friend name to be displayed in it. Which property of list box control should she use to do this? So आपको एक केस स्टडी की फॉर्म में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एंड उन्होंने पूछा है कि ऐसे ऐसे रजमीता है, उसको लिस्ट बॉक्स में अपने फ्रेंड्स के नेम ऐड करने हैं. Now which property of list box you should use for that? So we have a property called model. आप लिस्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स जब बनाते हो तो उस पर राइट क्लिक करते हो, राइट क्लिक करके वी हैव द प्रॉपर्टीज जहाँ पे मॉडल प्रॉपर्टी आती है, या आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी विंडो में से भी मॉडल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर सकते हो. एंड वहाँ पे बाय डिफॉल्ट आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 लिखा होता है. सो वी रिमूव दैट एंड वहाँ पर हम वो नेम्स लिख सकते हैं या वो वैल्यूज लिख सकते हैं जो आपको लिस्ट बॉक्स में शो करनी है. सो आंसर इज मॉडल प्रॉपर्टी. सो आंसर में आपको सिर्फ इतना लिखना है, मॉडल प्रॉपर्टी ऑफ लिस्ट बॉक्स शुड बी यूज्ड. If you want to see कि लिस्ट बॉक्स डिटेल कैसे वर्क करती है, I have a separate video for that, so you can go to that. Okay, second question is, what is the purpose of default clause in a switch statement? So default we use in switch so that जब आपका switch variable किसी भी केस के साथ मैच नहीं करता है तो जो statements default में लिखी होती हैं वो execute हो जाती हैं. So default clause is used to give the set of statements which should be executed when none of the cases match with the switch variable. अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो इतनी डेफिनेशन बहुत होती है, बट अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स का है so you must write an example over there. So you can write an example like switch and then write any variable, let's say n in this, and then we have to write the code. So make sure you write it small. उसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी cases दे दो. Case 1 में जैसे मैंने दे दिया system dot out dot println and I print 1 कि अगर 1 इनपुट हुआ है तो वो वर्ड्स में 1 को प्रिंट कर देगा. एंड सिंस आई एम टाइपिंग इन वर्ड तो वो फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर रहा है, बट इन एग्जाम ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर यू राइट द कीवर्ड इन स्मॉल लेटर्स. सो ऐसे करके कितने भी केसेस हो सकते हैं, तो आप एक दो केसेस बना दोगे एग्जाम्पल दिखाने के लिए. लेट्स से आपने ये बना दिया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर एक केस दे दिया डिफॉल्ट. ओके, अब डिफॉल्ट के अंदर क्या होगा? डिफॉल्ट के अंदर आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हो यहाँ पर. सो मैंने लिख दिया system dot out dot println and here I write any message which I want to print. So I've written out of range, close the bracket and semicolon, close the curly bracket. So ये कोड आपने लिखा स्विच का. अब आपको इसमें एग्जाम्पल तो लिख दिया पर आपको एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर डिफॉल्ट का क्या रोल है. तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे कि फॉर एग्जाम्पल इफ n is 2, so it will go to case 2 and print 2 on the screen. If n is 1, it will go to case 1 and print that. But if n is 5, so if n is 5, it does not match with any of the cases, so it prints out of range. So here we can write, so an example you can write here, if n is 2, it prints 2. But if n is 5, it prints out of range. That means it executes the statement in the default clause. So that's how we can give an example for the switch statement, that how default works in switch, right? अगर 2 marks का है, अगर 1 mark का है तो definition भी बहुत है. Then question 3 is, write code in Java that takes 2 numbers from 2 text fields and display their sum in a message dialog. So आपको 2 numbers लेने हैं text field से, add करके उनका sum message dialog में show करना है. So मुझे 3 variables चाहिए integer type के, अगर मैं numbers int type के ले रही हूँ तो, जिसमें मुझे पहला नंबर जो है वो रीड करना है फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड से
इंटीजर में कन्वर्ट करना है इसलिए हम लिखेंगे इंटीजर डॉट पार्सेंट एंड टेक्स्ट फील्ड का नेम मेंशन नहीं है तो हम ऑटोमेटिकली उसे टेक्स्ट फील्ड 1 ले लेते हैं। सो टेक्स्ट फील्ड 1 से जो गेट हो रहा है वो किस में आ जाएगा आपका नम 1 में। सिमिलरली आपको सेकेंड नंबर रीड करना है, सेकेंड नंबर आपके पास आ जाएगा नम 2 में। सो नम 1 में फर्स्ट नंबर आ गया, नम 2 में सेकेंड नंबर आ गया। सम में क्या आ जाएगा नम 1 प्लस नम 2। सो मैंने सम कैलकुलेट कर लिया जो कि आ गया नम 1 प्लस नम 2। अब उसको शो करना है लेकिन उसको शो आपको टेक्स्ट फील्ड में नहीं करना है, आपको उसे शो करना है मैसेज डायलॉग में। तो अगर टेक्स्ट फील्ड में करना होता तो हम सेट टेक्स्ट यूज करते हैं, बट हमें मैसेज डायलॉग बॉक्स में शो करना है। तो मैसेज डायलॉग बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम एक स्पेशल क्लास यूज करते हैं जिसका नाम है जे ऑप्शन पेन। जे कैपिटल, ओ कैपिटल, पी कैपिटल, बाकी स्मॉल होगा क्योंकि जो हम नाम देते हैं जावा में वो केस सेंसिटिव होते हैं। सो जे ऑप्शन पेन डॉट, इसके साथ एक मैसेज है जिसका नाम है शो मैसेज डायलॉग। इस शो मैसेज डायलॉग में शो पूरा स्मॉल है, एम कैपिटल है, डी कैपिटल है। सो जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग एंड देन आई राइट द एड्रेस। आई कैन राइट दिस और null means द फ्रेम जिसके ऊपर ये बॉक्स अपीयर होगा। सो वी कैन लीव इट null एंड देन डबल कोट्स में आपको शो कराना है द रिजल्ट। सो सम इज तो फिक्स्ड है, उसके आगे सम वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो कंकैटिनेट कर दिया। सो ये क्या शो करेगा, मान लेते हैं मेरा फर्स्ट नंबर 10 था, सेकंड नंबर 25 था, तो 10 प्लस 25 हो गया 35। ये शो करेगा सम इज 35। तो sum is as it is plus the value of variable sum, which is sum is 35, will be shown in a box. So that's it, that's your answer. And ये question आपको हमेशा 2 marks का आएगा, 1 mark का ऐसा question नहीं आता है। Okay, next is define a class with reference to object oriented programming. इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक definition याद करके रखनी है classes से related. I already have a file I've given and a video about how to define classes and all. So you just have to learn those definitions. तो इसमें मैं सिर्फ वो learn की हुई definition लिख दूंगी, that is class is a general description for similar type of objects. It is used to wrap data members and functions. Functions can be also written as methods to work upon the data members in a single unit called class. So it is used to wrap data members and functions or methods to work upon the data members in a single unit. So class is this only, we're defining class. So this method is called encapsulation, but they have not asked about encapsulation, so we can just write this much. Then if the question is for 2 marks, you should write an example for that. So to write an example, we can write the keyword class. C should be small. Then give the name of the class, for example, student, and start the curly brackets, and over here we have to define the data members. So data members would be private string name. P should be small. Private means the data members which can be used only within the class. Then we need roll number and marks. So that's another important question about classes. That is difference between private and public. So I take private string name, private int roll number, comma marks, and then we have to make the functions, methods. So I can make functions like public void input, and then you don't have to write the code because you're just writing an example. So you can just make the outer definition of the function and leave it. So I can define like we can have a public void input and public void result, something like this. And without writing the detailed code, you can finish the class. So we can write here that we would be having certain statements. Then same way here, certain statements. तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर कोड लिखो, एंड उतना डिटेल में जाने की ज़रूरत भी नहीं है.
2 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क की क्लास की डेफिनेशन हो गई एंड 1 मार्क में आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो। मैंने स्टूडेंट बनाया, अगर आप रेक्टेंगल लोगे तो यहाँ पे प्राइवेट इंट लेंथ कॉमा ब्रेड्थ ले लेंगे, ऐसे ही इनपुट और एरिया फंक्शन बना देंगे। सो यू कैन गिव एन एग्जाम्पल फॉर दैट। सो ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया। देन पूछा है, मिस Samhita has developed a Java application through which the students of her school can view their marks by entering their admission number. The marks are displayed in various text fields. What should she do so the students are able to view but not change their marks in text fields? So ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा पहले 2 बार रीड कर लो ताकि आपको एग्जैक्टली समझ आ जाए कि पूछा क्या गया है। सो इसमें ये पूछा है कि टेक्स्ट फील्ड्स में मार्क्स दिखा रहे हैं बट यूजर उस मार्क्स में चेंज नहीं कर सकता, मतलब जो टेक्स्ट फील्ड है वो एडिटेबल नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए उसको? टू मेक श्योर स्टूडेंट can't change marks, she should make them uneditable. She should make those uneditable. But now how is she going to make that uneditable? For that she has to write the name of the text field, jtext field, whatever name is that, dot set editable, and in brackets we have to pass false, can be used. So we can make the text fields uneditable with the help of set editable false command, ताकि जो भी एक बार शो हो गया, जो आपने शो कर दिया ठीक है, अब यूजर उसमें टाइप नहीं कर सकता, यूजर कैन नॉट मेक any change in that. Okay. Next question is, what is the purpose of break statement in a loop? Now break switch में तो हम यूज करते ही हैं ताकि जो भी मैचिंग केस है वो एग्जीक्यूट हो और उसके बाद कंट्रोल स्विच से बाहर आ जाए, बट आप ब्रेक स्टेटमेंट को लूप में भी यूज कर सकते हो। एंड पर्पस क्या है ब्रेक में, ब्रेक को लूप में यूज करने का, कि लूप नॉर्मली चलता है गिवन नंबर ऑफ टाइम्स जब तक कंडीशन ट्रू है। लाइक मैंने अगर लिखा है फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू 10, तो लूप तब तक चलेगा जब तक i 10 को क्रॉस नहीं कर जाता। बट अगर आपके पास बीच में कोई और कंडीशन है जिसकी वजह से आप लूप को बीच में ही स्टॉप करना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, और वो पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। सो ब्रेक is used to terminate a loop in between. So here break is generally given with some if condition inside the loop so that if that condition is true, loop will not complete all its iterations. So we should give an example for this as well. For example, we write that we have int n, let's say, and then we have a loop for n is equal to 1, n less than equal to 6, n plus plus, and inside this I have a condition. I have a condition like if n mod 3 is equal to 0, then break. Otherwise I have to print it. So system.out dot println, and I'm going to print the value of n. And then we close the loop. Now in this example I can show how break works, because here initially n is 1, n less than equal to 6 is true. It comes here, it checks if 1 mod 3, that means if I divide 1 by 3, is the remainder 0? No, it's not. So it will print 1 on the screen, fine. Then it goes here, n becomes 2. 2 less than equal to 6 is true. It comes inside. 2 mod 3 is not 0. So it comes here and prints n. That means 2 gets printed. But when n becomes 3, 3 less than equal to 6 is true. It comes here. 3 mod 3 0 होता है. 3 3 को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर 0 आएगा. रिमाइंडर 0 आया तो ब्रेक होगा. ब्रेक होगा तो वो लूप से बाहर आ जाएगा. So जहां ब्रेक एग्जीक्यूट हुआ उसके आगे लूप वर्क नहीं करेगा. सो द मोमेंट ब्रेक गेट्स एग्जीक्यूटेड, कंट्रोल बाहर आ गया मतलब लूप खत्म. दैट्स इट. तो आपका आउटपुट क्या हुआ? 1 and 2.
1 and 2, and here you can say here the loop terminates as n becomes 3, since n mod 3 equal to 0 becomes true. So this is how you can explain with the help of an example. So ये question भी आपके पास 2 marks का आता है normally. फिर आ गया define inheritance with reference to object oriented programming. So यहाँ पे we just need to write the definition of inheritance. So inheritance is creating a new class using features of an existing class. Here class to be inherited is called super class. यहाँ पे आप super word को underline कर सकते हो because it's an important word. So inherited is called super class, and the new class created is called derived class, or we can also call it as subclass. And the keyword which is used for inheritance is extends. Extends in all small. So we don't even write E capital. So extends keyword is used for inheritance. And आपको example भी देना चाहिए. So in case of example, I can write like if I have class rectangle, okay, and inside this I have private int length and breadth, L और B ले लिया मैंने उसके लिए. बाकी का कोड नहीं लिख रही हूँ मैं, बाकी आप सिर्फ ऐसे डैश 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 करके छोड़ सकते हो. And then you can show that we have class cuboid extends rectangle, and rectangle आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे आपने ऊपर लिखा है. So we give it this way. So this shows कि हम inheritance कैसे करते हैं. So class cuboid extends rectangle. So class rectangle यहाँ पे super class है, और जो cuboid है वो आपकी सब class है. इसके अंदर आप show करना चाहते हो कि आप इसमें क्या data नया add कर रहे हो, तो आप यहाँ पे show कर सकते हो कि हम यहाँ पर एक height और add कर लेंगे. So बाकी का code कुछ भी हो सकता है. Okay? So ये हो जाएगा आपका example for the inheritance. आपको proper code नहीं बनाना है, but आपको सिर्फ दिखाना है कि आपको inheritance पता है क्या होती है, और उसके लिए इतना example sufficient है 2 marks के question के लिए. Then question है a phone number consisting of 10 digits is stored in a string variable str phone. Now it is required to store this phone number in a long type variable lng phone. Write a Java statement to do this. So मुझे जो value given है वो किस form में है, string में, और मुझे जो लाना है वो है long में. So जिसमें store करना होता है उसको हम left side पे लिखते हैं, और उसके बाद आपको parse करना है. Parse करना है long में तो हम लिखेंगे long dot parse long. Integer होता तो integer dot parse int होता, float होता तो float dot parse float होता. So long dot parse long किस में से उठाना है, str phone में से. So मैंने क्या लिखा, long dot parse long ब्रैकेट में str phone. तो वो जो str phone है वो कन्वर्ट होगा long में, और वो lng phone के अंदर स्टोर हो जाएगा. So this is how we get the value. ठीक है, बहुत सी easy question होता है ये. और अगर कभी integer float या long को string में कन्वर्ट करना हो तो आप लिखोगे long dot to string and then bracket में string variable का नाम. So this is how we solve this. अगला question है write the purpose of the following statement. So यहाँ पे क्या लिखा है, j text field 1 dot set text informatics dot substring 3. आपसे output नहीं पूछा है, आपसे purpose पूछा है. So mind the question properly. पूछा है purpose क्या है. Purpose क्या है? The purpose is to extract or fetch, whatever word you feel convenient you can write, extract or fetch part of a given string. It will fetch all characters starting from
index 3. So it will fetch all characters starting from index 3 till end of the string from the string informatics. So that is the purpose. So output will be 0 1 2 3. So 0 से शुरू होता है जावा में, I है 0 पे, 1 पे N है, 2 है F एंड 3 पोजीशन है O की. तो आउटपुट जो है आपका वो शुरू होगा O से, ORMATICS. सो और मैट्रिक्स जो है वो मेरा इसका आंसर होगा आउटपुट. बट आपसे पर्पस पूछा है तो आपको पहले यहाँ पर्पस भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा. What will be the content of text field 1 and 2 after the execution of the following code? पहले वाले में math.round फंक्शन यूज हो रहा है. math.round में लिखा है 2.3 और ये नहीं बताया कि कितने प्लेसेस तक राउंड करना है. दैट मीन्स आपको 0 प्लेसेस तक राउंड करना है. so 2.3 है, 2.3 है तो पॉइंट के पीछे का सब कुछ हट जाएगा एंड सिंस ये वैल्यू 3 है, 5 से छोटी है तो पीछे एक ऐड नहीं होगा, आंसर आएगा 2. सो टेक्स्ट फील्ड विल बी 2. देन टेक्स्ट फील्ड 2. टेक्स्ट फील्ड 2 में क्या है? पावर. पावर मतलब रेज टू द पावर. 2, 3 मतलब 2 raised to the power 3. That is 2 cross 2 cross 2, which is 8. So that's the simple answer for this. Which property of radio button should be set to make the radio buttons mutually exclusive? Mutually exclusive means that out of multiple radio buttons, only one should get selected. तो सब में से सिर्फ एक ही select हो, उसके लिए हमारे पास option होती है button group. सारे radio buttons same button group में होने चाहिए, तभी हम उसमें से किसी एक को select कर सकते हैं. So we use button group for that. So which property of the radio button should be set to make radio buttons mutually exclusive? Answer is button group. Name one container for each of the following categories. So you have to name the container controls. Top level container is your frame because जितने भी controls होते हैं वो सब आप कहाँ पे put करते हो? frame पे. So frame is top level container. तो frame जो है वो top level container है. And then when we talk about middle level container, so middle level में आ जाता है panel, group box, tabbed pane. So you can just write one, that is panel is middle level container क्योंकि panel frame के ऊपर आता है और फिर panel के ऊपर हम दूसरे controls डाल सकते हैं. So वो middle level हो गया. Then is write a function in Java that receives 3 digits integer and return its middle digit. So पहली बात तो आपको function बनाना है, return करना है उसमें से एक integer. So I name the function as middle digit. I receive the number in num. So जब हम functions बनाते हैं, जिन लोगों को ये नहीं पता है function क्या होता है, कैसे बनाते हैं, there is a separate video for that जिसमें मैंने explain किया हुआ है कि function कैसे बनाते हैं और किस तरह से आप उसको कोड करते हो. तो you can go through that. But यहाँ पर मैं सिर्फ अभी आपको ये बता रही हूँ कि ये वाला question कैसे solve करेंगे. So इसमें return करना है वो एक integer value है, इसलिए return type int हो जाएगा. नाम देना है कुछ तो middle digit दे दिया. एक आर्ग्यूमेंट हम रिसीव कर रहे हैं. अब इस नंबर का मिडिल डिजिट आपको रिटर्न करना है. लाइक अगर मेरे पास 783 है तो मुझे 8 रिटर्न कराना है उसमें से. अब वो 8 मैं कैसे रिटर्न करा सकती हूँ? उसके लिए थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है. जो नंबर है उसको 10 से डिवाइड कर देते हैं. 783 को अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास बचेगा 78 क्योंकि इंटेजर को इंटेजर से डिवाइड करके हमेशा इंटेजर आता है. 78 आया आपके पास. अब उस 78 को मैं 10 से मॉड कर दूंगी. मॉड मतलब रिमाइंडर निकालूंगी. तो अगर मैं 78 मॉड 10 करती हूँ तो अब रिमाइंडर बचेगा 8 जो कि मिडिल डिजिट है जो आपको रिटर्न करना है. तो आप यहाँ से रिटर्न कर दोगे D. सो रिटर्न D मतलब मिडिल डिजिट यहाँ से रिटर्न हो जाएगा. सो दैट्स हाउ we can make this. I know it's a bit difficult for people who are not too good in Java. So आप अभी इसको देख के ज़्यादा पैनिक मत करना, परेशान मत होना, just leave it. इसके आने के चांसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं. बट आपको ये पता होना चाहिए फंक्शन कैसे बनाते हैं. फंक्शन क्या आता है that's all your luck. बट अगर आपको ये 2 मार्क का क्वेश्चन आता भी है फंक्शन बनाने के लिए, प्लीज मेक श्योर कि आप रिटर्न टाइप सही लिखो, फंक्शन का नाम दो, आर्ग्यूमेंट्स दो, कर्ली ब्रैकेट्स दो. 1 मार्क तो इसी का ही मिल जाएगा. बीच का कोड ठीक हुआ, इजी क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो इसके कुछ मार्क्स तो मिलेंगे ही आपको.
सो डोंट लीव इट अनअटेम्प्टेड, इसको अटेम्प्ट जरूर करना है। उसमें रिटर्न टाइप, नाम, आर्ग्यूमेंट्स, कर्ली ब्रैकेट्स एंड रिटर्न तो लिख ही दो, बाकी बीच का लॉजिक कुछ भी बना दो, कुछ तो सही होगा अगर आपको जावा नहीं आती, बट अगर आपके लॉजिक्स अच्छे हैं सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज थियरी क्वेश्चन, व्हाट इज एन इंटरफेस। सो इंटरफेस क्या होता है जावा में, जब हम बहुत सारे फंक्शंस डिक्लेयर करके छोड़ देते हैं। सो इंटरफेस इज अ सेट ऑफ मेथड declarations only. In this, a function cannot be defined, so it can be implemented with the help of keyword implements in a class where these methods must be defined. Example could be like interface, whatever name you want to give. So I give interface std, that means let's say standard, and you are not going to write private public anything in front of it, सिर्फ आपको function declare करके छोड़ना है। so ऐसे जो भी नाम देना है वो दो एंड सेमीकोलन देके इसको बंद कर देंगे, एंड ये void का v small होना चाहिए क्योंकि कीवर्ड है। so that's the example for this. Given a string object, namely month, having value as 11, stored in it, what will be the result of the following code? अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें आपको दिखने में नंबर 11 है, पर वो एक्चुअली में 11 नहीं है क्योंकि वो स्टोर्ड है एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में। सो 11 स्टोर्ड एक इंटीजर में नहीं है, 11 एक स्ट्रिंग में स्टोर्ड है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने यहाँ पे क्या लिखा, डबल कोट्स प्लस मंथ डॉट लेंथ। 11 की लेंथ कितनी है, 2, क्योंकि उसमें 2 कैरेक्टर्स हैं। सो जब आप लेंथ निकाल रहे हो 11 की, तो आप उसे एज अ स्ट्रिंग कंसिडर कर रहे हो, और स्ट्रिंग की लेंथ का मतलब होता है कि उसमें कैरेक्टर्स कितने हैं। तो 11 में कितने कैरेक्टर्स हैं, 2 कैरेक्टर्स, मंथ डॉट लेंथ आपको 2 देगा, प्लस इंटीजर डॉट पार्स इंट मंथ, मंथ को मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया तो अब ये 11 हो गया। पर हम लेफ्ट टू राइट काम करते हैं, अगर ये डबल कोट्स यहाँ ना होता, ये वाला डबल कोट्स यहाँ ना होता, तो आंसर आता 13, 2 प्लस 11। बट यहाँ पे क्या है, पहले ये डबल कोट्स है, डबल कोट्स प्लस 2 पहले हो जाएगा। किसी भी चीज को डबल कोट्स के साथ कंकैटिनेट करो तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। तो ये 2 बन गया आपका स्ट्रिंग, फिर ये उस 2 को ऐड करेगा किसके साथ, 11 के साथ, तो वो बन जाएगा 211। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो होगा 211, क्योंकि ये कंकैटिनेट होंगे। सो 2 हो गई लेंथ, स्पेस के कोट्स के साथ कंकैटिनेट हुई तो 2 स्ट्रिंग बन गई, फिर वो 11 के साथ कंकैटिनेट हुआ तो वो 211 बन गया। अगर यही डबल कोट्स यहाँ पीछे होता तो आंसर 13 आता। सो 2 प्लस 11 कंकैटिनेट होके 211 आएगा आंसर आपके पास। Then what will be the content of text field 1 and 2 after the execution of the following code? पहले वाले में क्या है, business dot substring 3,4, मतलब थर्ड इंडेक्स से शुरू करना है और फोर्थ तक फेच करना है। अब जावा में क्या होता है कि इस इंडेक्स से शुरू करते हैं और इस इंडेक्स से एक पहले तक लेते हैं। कितने कैरेक्टर्स फेच होंगे, जावा में वो कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, आपको 4 - 3 करना है। एसक्यूएल में अलग होता है सबस्ट्रिंग, जावा में अलग होता है। एसक्यूएल में ये सेकेंड लेटर होता है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने पिक करने हैं, जावा में ऐसे नहीं है। जावा में क्या है, 3,4, मतलब 4 - 3, 1 कैरेक्टर पिक करना है फ्रॉम इंडेक्स 3, और यहाँ इंडेक्स 0 से शुरू होता है, एसक्यूएल में इंडेक्स 1 से शुरू होता है। सो इट्स 0 1 2 3 विच इज आई, तो इसमें आंसर आएगा आई, जस्ट आई। सो फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड में आपके पास आई होगा। सेकेंड टेक्स्ट फील्ड में स्टडीज डॉट अपर केस, तो स्टडीज प्रिंट होगा इन कैपिटल लेटर्स, एंड इसमें आपके पास, अब ये आई आप स्मॉल में लिखोगे, यहाँ पे आई स्मॉल में नहीं आ रहा है क्योंकि ये वर्ड आई को हमेशा कैपिटल में शो करता है। सो अदरवाइज जब आप आउटपुट लिखोगे तो आई आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना है यहाँ पर, ठीक है। I'll just try to make it small. Yeah, so to write small I in the answer. Then identify programming languages out of the following. इसमें से HTML मार्कअप लैंग्वेज है, वो प्रोग्रामिंग नहीं है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, MySQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। So it could be that easy, इतना easy क्वेश्चन भी आ सकता है आपको।
Write Java statement to extract selected item from a given list box named JList1. आपको एक्सट्रैक्ट करना है कि सिलेक्टेड आइटम कौन सा है लिस्ट बॉक्स में से। सो सिलेक्टेड आइटम के लिए आपके पास सिलेक्टेड आइटम या सिलेक्टेड वैल्यू दो फंक्शंस हैं, आप इसमें से किसी को भी यूज कर सकते हो। और अगर पोजीशन पूछी होती तो आप यूज करते गेट सिलेक्टेड इंडेक्स। कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स के साथ सेम फंक्शन यूज होगा। तो यहाँ वैल्यू पूछी है तो गेट सिलेक्टेड वैल्यू या गेट सिलेक्टेड आइटम, और अगर पोजीशन पूछी होती तो गेट सिलेक्टेड इंडेक्स हो सकता था। देन अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी displayed in text field 1 and 2 after the following code is executed. So t है, x में 12 है। ये स्टेटमेंट में पोस्ट इंक्रीमेंट यूज हो रहा है, तो पहले 12 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 36 हो जाएगा। फिर 36 अपॉन 3 करेंगे तो वापस 12 आएगा, तो t की वैल्यू 12 हो जाएगी। सो फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड में 12 आएगा एंड सेकेंड टेक्स्ट फील्ड में 13 आएगा। क्यों? बिकॉज आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस स्टेटमेंट x की वैल्यू इंक्रीज होगी क्योंकि ये पोस्ट इंक्रीमेंट है। सो पोस्ट इंक्रीमेंट कहता है कि यूज कर लो प्रेजेंट वैल्यू और उसके बाद उस वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दो। तो ये वैल्यू 1 से इंक्रीज होकर 13 हो जाएगी। सो x हो जाएगा 13 whereas t is 12. सो फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड में शो होगा 12. So we'll write that text field 1 is 12 and text field 2 is 13. Then is write Java statement to make a button named JButton1 disabled. अगर आपको किसी बटन को disable करना है तो we write a function called set enabled and then in brackets you write false. So ये जो कुछ क्वेश्चंस थे ये वो क्वेश्चंस हैं जो काफी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जनरली जावा में थ्योरी के पूछे जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था 20 मार्क्स की जावा है आपके पास, 20 मार्क्स की जावा में से 5 मार्क्स का आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्वेश्चन आ गया, बचे 15 उसमें से 2 मार्क्स का कन्वर्जन फंक्शन आ गया, बचे 13 उसमें से 2 नंबर का एरर वाला क्वेश्चन आ गया। देन यू लेफ्ट विद 11 उसमें से फिर आपके पास 5 या 6 नंबर का आ जाता है आउटपुट के 2-3 क्वेश्चंस। तो रह के सिर्फ 5 मार्क्स बच जाते हैं, जिस 5 मार्क्स में आपको जावा का कोई थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। तो उन 5 मार्क्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो उस 5 मार्क को फिल करते हैं। तो आपको इसके लिए जावा के बेसिक्स पता होने चाहिए कि वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, देन उसको यूज कैसे करते हैं, कन्वर्जन फंक्शंस क्या होते हैं कि इंटीजर को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करना है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है एंड ऑल दैट स्टफ, एंड प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट थिंग, एंड ये सारे फंक्शंस जैसे सेट एडिटेबल, सेट इनेबल्ड, सेट विजिबल एंड चेक बॉक्सेस के फंक्शंस जैसे कि इस सिलेक्टेड और सेट सिलेक्टेड में क्या डिफरेंस है। तो इस सिलेक्टेड बताता है कि चेक बॉक्स सिलेक्टेड है या नहीं, सेट सिलेक्टेड आपको हेल्प करता है उसका सिलेक्टेड को चेंज करने में, मतलब उसे सिलेक्ट या डी सिलेक्ट करने में। अगर आप चेक बॉक्स डॉट सेट सिलेक्टेड ट्रू करोगे तो उसमें टिक मार्क आ जाएगा, बट अगर फॉल्स करोगे तो टिक मार्क हट जाएगा। सो ऐसे बेसिक से क्वेश्चंस आ सकते हैं 5 मार्क्स के लिए। बाकी का 15 तो फिक्स्ड ही होता है जावा में कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। सो आई होप यू अंडरस्टूड कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं फॉर द रेस्ट ऑफ द 5 मार्क्स। इन केस इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया हो, यू हैव सम डाउट या किसी टाइप का क्वेश्चन समझ नहीं आया है, या ऐसा ही कोई क्वेश्चन आपने किसी भी सैम्पल पेपर में या प्रीवियस ईयर पेपर में देखा है जो आप नहीं समझ पा रहे हो कि वो किस तरह से सॉल्व होगा, you can write that in the comment section below and I'll try to get back to you as soon as possible. If you really found this video useful, don't forget to like and share the video. And इसका जो लिंक है, ये जो PDF फाइल है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रही हूँ ताकि आप ये सॉल्यूशंस डाउनलोड कर सकते हो and you can refer to these later on as well. So wait for the next video. Till then, keep watching, keep learning.